गुड मॉर्निंग क्लास 8। पार्ट 7 हमें स्टार्ट करना था पिट्सबर्ग से। इसके पहले मैंने आपको 3 इंडस्ट्रीज़ बताई थी और उनके इंडिया में और आउटसाइड इंडिया कुछ जगह बताई थी जहाँ पर वो फेमस है। इस पेज में मैंने बताई थी। इस पेज में मैंने बताया था जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अहमदाबाद इंडिया में, ओसाका जापान में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बेंगलुरु इन इंडिया, कैलिफोर्निया यूएसए। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ये जमशेदपुर इंडिया में, पिट्सबर्ग यूएसए में। तो अभी हम जमशेदपुर की पढ़ चुके हैं, अब हम पिट्सबर्ग यूएसए की पढ़ेंगे। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फिर हम पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल, फिर हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। Pittsburgh it is an important steel city of the USA, United States of America. The steel industry at Pittsburgh enjoys local advantage. देखो ये पिट्सबर्ग एक हब है आयरन स्टील इंडस्ट्री का। वो लोकल एडवांटेज एंजॉय करता है, मतलब वो जहाँ पर है उसके आसपास उसको हर एक चीज़ मिल जाती है जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, एक पानी चाहिए मिल जाएगा, रिसोर्सेज चाहिए वो मिल जाएंगे, लेबर भी मिल जाएगा, मार्केट मिल जाएगा, वैसा इन्वायरमेंट मिल जाएगा। Some of the raw materials such as coal is available locally, while the iron ore comes from the iron mines at Minnesota. देखो उनको कोल चाहिए मिल जाएगा, पर आयरन ओर जो चाहिए तो वो आसपास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वो कहाँ पे अवेलेबल है? मिनेसोटा। वो कहाँ पे है? मिनेसोटा यूएसए में ही होगा। अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग से 1500 किलोमीटर। तो अब ऐसा बोलोगे 1500 किलोमीटर, देखो यूएसए बहुत बड़ा है तो उसके लिए 1500 किलोमीटर बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे आपसे जितना बड़ा यूएसए है तो मिनेसोटा से जो कितना दूर है, 1500 किलोमीटर दूर है पिट्सबर्ग से, वहाँ से क्या आता है? आयरन ओर। ठीक है, बाकी कोल तो इनको लोकली अवेलेबल मिल जाता है, हो जाता है। बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट फॉर शिपिंग और चीपली। बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग, जो माइंस है जैसे कोल माइंस, सॉरी जो आयरन ओर की माइंस है, ठीक है, वहाँ से पिट्सबर्ग तक बेस्ट रूट है शिपिंग का। लिखा है यहाँ पे बिटवीन दिस माइन एंड पिट्सबर्ग इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट फॉर शिपिंग और चीपली। बहुत ही सस्ते रेट में आ जाता है, बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन। कैसे? अभी देखना, एक लेक है, ग्रेट लेक्स वाटरवे। अब क्या होता है, ट्रेन कैरी दी और फ्रॉम ग्रेट लेक्स टू दी पिट्सबर्ग एरिया। ट्रेन जो है ग्रेट लेक एरिया से, जैसे समझो ये समुद्र है, ठीक है, तो यहाँ से और उठाती है और पिट्सबर्ग तक छोड़ के आती है। पर बात ये है कि यहाँ पर और कैसे आता है, तो दूसरी जो जगह है जहाँ से और आता है वहाँ से शिप के थ्रू यहाँ पे आता है, यहाँ से फिर और उठा के ट्रेन के थ्रू भेज दिया जाता है पिट्सबर्ग में। ट्रेन कैरी दी और फ्रॉम ग्रेट लेक टू पिट्सबर्ग, ये लेक से पिट्सबर्ग तक ट्रेन के थ्रू चला जाता है। पर ये इस एरिया में कैसे आता है? द ओहियो, मोनागेला एंड एलेगनी रिवर्स प्रोवाइड एडुकेट वाटर सप्लाई। ये जो रिवर्स हैं ये वाटर सप्लाई करती हैं, और जो ग्रेट लेक्स है, अब जहाँ भी और वो है तो वहाँ से ग्रेट लेक्स के थ्रू इधर पे आ गया, फिर यहाँ से पिट्सबर्ग तक चला गया ट्रेन में। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ। दे आर लोकेटेड इन द वैलीज ऑफ मोनागेला एंड एलेगनी रिवर्स अबव पिट्सबर्ग एंड अलोंग दी ओहियो रिवर बिलो इट। देखो ये जो रिवर्स है कौन कौन से, अभी मैंने बताया, मोनोगेला एंड एलिगेली। इन रिवर्स के आसपास बहुत सारी स्टील मिल्स सेटअप है। फिनिश्ड स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू दी मार्केट बाई बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स। पिट्सबर्ग में जो स्टील बनता है, आयरन बनता है, और इधर पे जो इनके आसपास इंडस्ट्रीज है वो वाटरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। द पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स। These use steel as their raw material to make many different products such as railroad equipment, heavy machinery and rails. इधर पे जैसे बताया कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसको कार बनानी है तो वो लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से जो आयरन उठाती है वो एज अ रॉ मटेरियल होता है उनके लिए, और फिर उससे वो इक्विपमेंट्स बनाते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़ते हैं, इंडिया का पढ़ेंगे और फिर जापान का। वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज एन एंशियंट आर्ट। यार्न मतलब होता है धागा, ठीक है, सूत। वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न, धागे से ही कपड़ा बनता है। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या होता है? फ्लेक्स एक धागा होता है, ठीक है, वो एक टाइप के प्लांट से निकलता है, एक अलग टाइप का एक धागा होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं। और फिर लिनन क्या होता है? अब जैसे देखो कपड़ा, लिनन क्या है? एक कपड़ा। फ्लेक्स क्या है? एक धागा। धागे से कपड़ा बनता है, तो जो लिनन मिलता है वो फ्लेक्स से बनता है। Flax have been used for making cloth. The textile industry can be divided on the basis of raw material used in them.
फाइबर्स, अब देखो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन देम। देखो रॉ मटेरियल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जो कपड़ा बनाती है, इंडस्ट्री वेयर क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, अब जो अलग अलग इंडस्ट्रीज अलग अलग कपड़े बनाती है। समझो कोई अगर जैसे शर्ट्स वगैरह बनानी है उसके लिए कॉटन चाहिए। ठीक है, तो कॉटन क्या है, एक नेचुरल रॉ मटेरियल है। पर समझो रेनकोट बनाना है तो रेनकोट के लिए वो प्लास्टिक बैग टाइप का चाहिए, है ना, नायलॉन वगैरह। तो उसके लिए क्या होगा, एक आर्टिफिशियल रॉ मटेरियल लगेगा। वो नायलॉन वगैरह उगाया नहीं जाता है। इधर पे एक बार पढ़ लो, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन देम। फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फाइबर मतलब क्या होता है, धागा या रेशा। Fibers can be natural or man-made. Natural fiber are obtained from wool, silk, cotton, linen, and jute. Man-made fibers include nylon, polyester, acrylic, and rayon. ये कैसे फाइबर्स हैं, ये देखो प्लास्टिक टाइप के फाइबर्स हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, मैन मेड फाइबर्स। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट क्यों बोला है, क्योंकि देखो जब इंडस्ट्रीज नहीं थी ना, जब बड़ी बड़ी मिल्स नहीं थी, उसके पहले भी लोग कॉटन की चीज़ें पहनते थे, धोती, कुर्ता, पगड़ी, ठीक है, लुंगी वगैरह ये सब पहनते थे। देखो अभी क्या इंडस्ट्रीज़ में बन रहा है, पहले इंडस्ट्रीज़ में नहीं बनता था, पहले हैंड वोवन होता था। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा वो वीवर्स एंड आयरन स्मेल्टर्स वाला चैप्टर, उसमें है ऐसा, या अगर आप अभी पढ़ोगे तो उसमें ऐसा है। टिल द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द 18th सेंचुरी, जब तक 18th सेंचुरी तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आए, कॉटन क्लॉथ वॉज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक। मैंने आपको पहले ही बताया कि हाथों से वो कॉटन के कपड़े बनते थे। वॉज मेड यूजिंग स्पिनिंग टेक्निक, व्हील्स एंड लूम्स मतलब क्या होता है कि इसको स्पिन किया जाता था मतलब एक चीज़ में धागे को लपेट लिया जाता था। कॉटन से धागा एक्सट्रैक्ट किया जाता था, फिर उस धागे को स्पिन करके, स्पिनिंग मतलब एक इक्विपमेंट में राउंड करके, जैसे हम रील नहीं होता उसमें धागा लपेटते हैं वैसे। इन द 18th सेंचुरी पावर लूम्स फैसिलिटेटेड। अब पावर लूम्स मतलब अब मशीन के थ्रू ये जो हम स्पिनिंग करते थे, पहले वो हम हाथ से करते थे, अब ये मशीन के थ्रू होगी, इसलिए आ गया यहाँ पे पावर लूम्स। फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फर्स्ट इन द ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पहले ब्रिटेन में, फिर अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। देखो सबसे पहले कॉटन हम बनाते थे, कॉटन के जो कपड़े वगैरह हैं वो इंडिया बनाता था। इसके इंडिया के कपड़े बाहर भी बिकते थे और बहुत अच्छे से बिकते थे, लोग ज़्यादा पैसे देकर भी खरीदते थे क्योंकि एक बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट था। फिर क्या हुआ, ब्रिटेन में ने भी कॉपी करना स्टार्ट किया, लेकिन ब्रिटेन ने फिर मशीन से बनाना स्टार्ट किया, तो ब्रिटेन के गुड्स फिर यहाँ आने लगे। तो फिर हमने सोचा वो ब्रिटेन गुड्स बना रहा है, उससे अच्छे हम बनाते हैं, तो फिर हमने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में शुरू कर दिया। First in Britain and later in other parts of the world. Today, India, China, Japan and USA are important producer of cotton textiles. देखो जो कॉटन के कपड़े होते हैं तो कौन कौन प्रोड्यूस करता है, इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए। इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल। देखो लिखा ना ग्लोरियस, जब पहले से ही जो इंडिया है उसमें ना अच्छे खासे क्लोथ्स बनाए जाते थे कॉटन टेक्सटाइल, बट विद द हेल्प ऑफ हैंडीक्राफ्ट होते थे, वो हाथों से बनाए जाते थे, मशीन से नहीं। और इसकी डिमांड ब्रिटिश में भी थी, अच्छी खासी डिमांड थी। बिफोर द ब्रिटिश रूल, इंडियन हैंड स्पन एंड हैंड वुवन क्लोथ्स ऑलरेडी हैड अ वाइड मार्केट। द मुस्लिन ऑफ ढाका, देखो ये जो है ना वर्ल्ड वाइड डिमांडेड थे क्लोथ्स हमारे। मैं आपको हिस्ट्री में भी बता चुका हूँ, ये अगर आप अभी पढ़ोगे, नहीं देखा है तो देखना, जो वीवर्स एंड आयरन स्मेल्टर्स वाला चैप्टर है उसमें है। तो ये जो मुस्लिन क्लोथ थे, अब ये मुस्लिन का नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि आपको पता है ये जिस जगह से क्लोथ निकलते थे वहाँ उसका वैसा नाम पड़ जाता था, जैसे कैलिको। हैंड स्पन एंड हैंड वुमेन क्लोथ्स ऑलरेडी हैड अ वाइड मार्केट। द मुस्लिन ऑफ ढाका, अब ढाका वैसे है तो बांग्लादेश का, लेकिन ये पहले पूरा एक ही पार्ट था हमारा, तो वो इंडिया का पार्ट था। चिंट्स ऑफ मौसलीपट्टनम, कैलिको ऑफ कैलीकट एंड गोल्ड रॉड कॉटन ऑफ बुरहानपुर। गोल्ड रॉड मतलब एम्ब्रॉयडरी होती है ना, कढ़ाई, तो सोने से कढ़ाई होती थी, सोने की तार से। बुरहानपुर, सूरत एंड वडोदरा वर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन, बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वुमेन कॉटन टेक्सटाइल वॉज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग क्यों था, क्योंकि बहुत बारीकी से ये लोग हाथ से बनाते थे। तो समझो एक एक क्लोथ बनाने के लिए, समझो एक शर्ट या एक साड़ी बनाने में इनको 2-2 3-3 दिन का समय लग जाता था, मेहनत लगती थी, तो अच्छा खासा टाइम लग जाता था। और फिर ये लोग उसके पैसे भी ज़्यादा लेते थे। क्यों ज़्यादा पैसे लेते थे, क्योंकि मेहनत का तो इंसान पैसा लेगा, तो उनको 2 से 3 दिन लग जाता था समझो एक साड़ी बनाने में, तो उसका ये लोग पैसा चार्ज करते थे। क्यों, क्योंकि इन्होंने उन पर बहुत मेहनत की थी।
जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब ब्रिटेन में गुड्स बनने लगे तो ब्रिटेन से गुड्स फिर यहाँ आने लगे, और वो मशीन में बनते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे वो गुड्स सस्ते बिकने लगे, तो इनका जो मार्केट था इंडियंस का वो थोड़ा ख़त्म सा होने लगा। Hence, traditional cotton textile industry would not face the competition from new textile mill of the West, which could cheap and good quality fabrics through mechanized industrial unit। मतलब जो वेस्ट साइड से यूरोप से गुड्स आते थे, अब वो क्या कहते थे, कम कॉस्ट के रहते थे, डिज़ाइन सब कुछ वैसे ही रहता था, तो वो कंपटीशन हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ फेस नहीं कर पाई। समझो हम कोई चीज़ 22 की बेच रहे हैं, वही चीज़ वो लोग 15 रुपये की बेच रहे हैं, तो हम कितनी कम करेंगे। वो मशीन से बनी हुई थी इसलिए सस्ती पड़ती थी। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई 1854 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन मार्क्स में आ सकता है। फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854 में मुंबई में एक सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल कैसी, उसमें मशीन्स लगी थी। अब वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, अ पोर्ट फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्किल लेबर रिजल्टेड इन रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री इन दिस रीजन। अब इस रीजन में क्या था, वार्म क्लाइमेट जैसा चाहिए रहता है, मॉइस्ट मतलब नमी, जैसा भी क्लाइमेट चाहिए रहता है उसको इंडस्ट्री को चलने के लिए, वो सब कुछ अवेलेबल था। पोर्ट था, क्या होता था, इनको मिल में कोई भी मशीनरी वगैरह लगती थी तो बाहर से मंगा लेते थे मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए। रॉ मटेरियल था, लेबर प्रॉपर थे, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से ये इंडस्ट्री चली। इस साइड पे ये फैक्ट लिखा हुआ है, द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन दी इधर पे वॉज एस्टेब्लिश एट फोर्ट ग्लास्टर नियर कोलकाता इन 1818 बट इट क्लोज डाउन आफ्टर सम टाइम। तो फिर ये तो अब ख़त्म हो चुकी है, तो इसकी गिनती नहीं होगी। इनिशियली दिस इंडस्ट्री, इसकी बात करें मुंबई की, इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लरिश्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। पहले जो इंडस्ट्री है पहले महाराष्ट्र और गुजरात में फ्लरिश हुई, मतलब पनपना स्टार्ट हुई, उगना स्टार्ट हुई, बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट अच्छा मिल जाता था। बट टुडे ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली एंड रॉ कॉटन इज़ अ प्योर एंड नॉट वे लूजिंग रॉ मटेरियल। But today humidity can be created artificially and raw cotton is a pure and not weight losing raw material। इधर पे जो कॉटन इज़ अ प्योर एंड नॉट वेट, इसमें क्या होता है, जैसे कॉटन ना हल्की होती है पहली बात, दूसरी बात क्या होता है कि कॉटन ना इसमें वेस्ट बिल्कुल नहीं होता, पूरा का पूरा यूज़ हो जाता है कपड़े बनाने में, ठीक है। तो ऐसा होता था कि जितना मटेरियल मंगा रहे हैं पूरा यूज़ हो जा रहा है, ठीक है। तो ये इस एकदम से ये इंडस्ट्री से फ्लरिश हो रही थी क्योंकि नॉर्मल लॉस कुछ भी नहीं हो रहा था। सो दिस इंडस्ट्रीज हैज़ स्प्रेड टू अदर पार्ट्स कौन कौन से, जैसे अपन कह सकते हैं ये झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ये लोग क्या करते हैं, कैटल को रियर करते हैं। कैटल रियर मतलब जो भेड़ है उसको पालते हैं, फिर उसकी जो वूल है, भेड़ नहीं होती जिससे वो वूल निकालते हैं, वाइट कलर की शीप। पहले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ये लोग क्या करेंगे, भेड़ों को पालेंगे, उसके बाद उसमें से वूल एक्सट्रैक्ट करेंगे, वूल एक्सट्रैक्ट करके फिर उसके कपड़े बनाने के लिए ये वूल एक्सट्रैक्ट करके इंडस्ट्रीज़ को दे देते थे, फिर इंडस्ट्री से उसके कपड़े बनाती थी, धागा उसमें से निकाल के। लुधियाना फेमस है वुलन इंडस्ट्री के लिए। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडीचेरी एंड पानीपत आर सम ऑफ दी अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स। थैंक यू। फिर अहमदाबाद से हम कल पढ़ेंगे। मैंने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको बता दिया। अभी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये थोड़ा बहुत इंट्रो देखा था, पिट्सबर्ग बता दिया, अब अहमदाबाद देखेंगे, उसके बाद फिर ओसाका, जापान। थैंक यू।